कभी सोचिए हिमालय के इन बर्फीले कोहरे और सदियों पुराने रास्तों के बारे में जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया समेटे हुए हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग के उस हिस्से की बात करेंगे जो सेंट्रल एशिया के गर्म रेतीले रेगिस्तानों से बहुत दूर यहाँ की जम देने वाली बर्फ और पहाड़ों के बीच से गुजरता था। आज हम सिर्फ व्यापार की बात नहीं करेंगे बल्कि उस कालोभारी की बात करेंगे, सिल्क रूट का वो छिपा हुआ इंसानी बोझ, वो ह्यूमन टोल जिसे इतिहास के पन्नों में बहुत खामोशी से दबा दिया गया। एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है जो इस जगह के एहसास को बिल्कुल सही तरह से बयान करती है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर सन्नाटे की अपनी एक अलग ही आवाज होती है। चट्टानों से टकराकर गुजरती हवा की सनसनाहट, पत्थरों को चीरती हुई बर्फ की चरमराहट और दूर किसी ग्लेशियर की खिसकने की वो भारी गूंज। एक पल के लिए उस बर्फीले नाथुला पास पर खड़े होने की कल्पना कीजिए। एक ऐसी जगह जहां आज भी उन हजारों पित्तल की याक घंटियों की गूंज हवाओं में महसूस की जा सकती है जो कभी इन दर्रों की धड़कन हुआ करती थी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं विस्पर्स ऑफ द हाई पासेस से। जब हम ईस्टर्न हिमालयन कॉरिडोर की बात करते हैं ना, तो हमें ये समझना होगा कि ये कोई आम व्यापारिक मार्ग नहीं था। ये ऊंचाइयों का एक ऐसा साम्राज्य था जिसने इंसानी जज्बे और हिम्मत की सबसे कठिन परीक्षा ली। ये पॉइंट्स किसी नक्शे पर बने मामूली निशान नहीं हैं। जरा इस सफर के बारे में सोचिए। 9,400 फीट पर जुलुक कस्टम हाउस, फिर चढ़ते चढ़ते 12,000 फीट पर आती है ग्नाथंग वैली, फिर 13,000 फीट पर कुपुक लेक और आखिर में 14,140 फीट की उस जानलेवा ऊंचाई पर नाथुला पास। पुराने जमाने के उन काफिलों के लिए ये सिर्फ ज्योग्राफिकल लैंडमार्क्स नहीं थे, ये वो जमा देने वाली प्राण घातक ऊंचाइयां थी जहां हर एक कदम, हर एक सांस के साथ इंसान की बर्दाश्त का इम्तिहान होता था। दूसरा हिस्सा है अ लिविंग कल्चरल ब्रिज। एक ऐसी चीज जो इस भूगोल को सच में खास बनाती है वो ये है कि यहाँ किसी भी बड़े साम्राज्य या एम्पायर के पहुंचने से बहुत पहले ही लोकल कम्युनिटीज ने इन खतरनाक पहाड़ों को जीत लिया था। ये कोई बंजर रास्ता नहीं था, ये तो एक जिंदा जागता सांस्कृतिक पुल था जिसे वहां के मूल निवासियों ने अपने खून पसीने से खड़ा किया था। सिक्किम के अलग अलग समुदायों ने जिस तरह मिलकर काम किया वो सच में कमाल है। लेप्चा समुदाय को देखिए, उन्हें इस हाई एल्टीट्यूड इकोलॉजी की ऐसी समझ थी जो किसी और को नहीं थी, इसीलिए उन्होंने लॉजिस्टिकल काम संभाले। लिम्बू या यखथुंग लोग नदियों की खतरनाक घाटियों को पार करने में माहिर थे और लोहे का व्यापार करते थे। दूसरी तरफ मगर और खास लोगों ने बिचौलियों का काम किया जो पहाड़ी सामानों को बंगाल के मैदानों तक पहुंचाते थे। ये सभी इंडिजिनस ग्रुप्स एक दूसरे के साथ मिलकर इस पूरी ट्रांस हिमालयन इकोनॉमी को जिंदा रखे हुए थे, बिल्कुल एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द मोनास्टिक कैरवान। देखिए, नमक और ऊन के इस फिजिकल व्यापार से आगे इस रास्ते की एक बहुत ही गहरी आत्मिक यानी स्पिरिचुअल डायमेंशन भी थी। बौद्ध धर्म इस रास्ते से सिर्फ गुजरा ही नहीं बल्कि एक तरह से इसकी रूह बन गया। मठों और भिक्षुओं के इन काफिलों ने रास्ते को एक अलग ही दिशा दी। शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि ऊंचाई पर बने ये गोम्पा या मठ सिर्फ ध्यान लगाने या मक्खन के दिए जलाने की आध्यात्मिक जगह भर नहीं थे। असल में ये पूरी तरह से लॉजिस्टिकल हब्स थे। ये मठ क्रेडिट बैंक की तरह काम करते थे। इनके आंगनों में सफर करने वाले याक बांधे जाते थे और सबसे बड़ा काम, यहाँ उन बेहाल व्यापारियों को जो हार्ट कंपा देने वाली ठंड से गुजर कर आते थे, उन्हें गरम तसाम्पा और एल्टीट्यूड सिकनेस का इलाज मिलता था। सोचकर देखिए, स्पिरिचुअलिटी और सर्वाइवल का कैसा अद्भुत संगम था ये। और सिल्क रूट के इस क्रॉस पॉलिनेशन की सबसे खूबसूरत झलक देखिए इन थांका पेंटिंग्स में। इनमें आपको दिखेंगे तिब्बती शैली के बुद्धा, पर वो बैठे हैं सिक्किम के लोकल बुरांश यानी रोडोडेंड्रॉन के फूलों पर। और इसमें जो गहरा नीला रंग है ना, वो अफगानिस्तान के दूर दराज इलाकों से आए लैपिस लाजुली पत्थर से बना है। लोकल पेड़ पौधे और ग्लोबल ट्रेड के मटेरियल्स का किसी पवित्र कला में ऐसा मिला जुला रूप सच में हैरान कर देता है। लेकिन यहाँ से हमारी कहानी का टोन पूरी तरह बदल जाता है। चौथा हिस्सा कालोभारी यानी द ब्लैक लोड। 19वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिश मिलिट्री इंडस्ट्रियल एम्पायर यहाँ आया तो सदियों पुराने इस रास्ते ने एक बेहद अंधेरामयी और क्रूर मोड़ ले लिया। आखिर ये कालोभारी था क्या? असल में ये अंग्रेजों का बारूद और तोपखाने का सामान था।
इस खतरनाक सामान को बर्फ और बारिश से बचा कर रखने के लिए इन्हें बोरियों में लपेटा जाता था और उस पे काले दामर यानी तारकोल का एक मोटा चिपचिपा वाटरप्रूफ लेप लगाया जाता था। उसी काले और भारी लेप की वजह से इस क्रूर दौर को कालो भारी कहा गया। पर एक सच्चाई ये भी थी कि अंग्रेज खुद तो ये सामान अपनी पीठ पर ढोकर नहीं ले गए। उन्होंने इसके लिए वहां के फ्यूडल सिस्टम का सहारा लिया। यहाँ एंट्री होती है काजी ठेकेदार की। ये सिक्किम के वो जमींदार थे जो अंग्रेजों के लिए एक तरह से लेबर कंट्रैक्टर्स बन गए। इन लोगों ने इस सिस्टम से बेहिसाब मुनाफा कमाया और खुद को उन जानलेवा दर्रों की जमाती हुई ठंड से बिल्कुल दूर और सुरक्षित रखा। शोषण का ये पूरा मैकेनिज्म 3 खौफनाक स्टेप्स में काम करता था। पहला स्टेप, मजबूर और गरीब किसानों को जबरदस्ती इस मजदूरी में धकेलना। दूसरा, महुआ ट्रैप, यानी मजदूरों को काम के एवज में एडवांस के तौर पर सस्ती शराब महुआ दी जाती थी, जिसने उन्हें जिंदगी भर के कर्ज के जाल में फंसा दिया। और तीसरा स्टेप था मौत का मार्च। कर्ज चुकाने के लिए नंगे पैर 40 किलो का काला तारकोल वाला बोझ पीठ पर लादकर बर्फीले पहाड़ों की चढ़ाई करना। ये सिर्फ लेबर नहीं था, ये इंसानी जिस्म और हड्डियों का एक सिस्टमैटिक नरसंहार था। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि जब भी हम सिल्क रूट की बात करते हैं तो 2 बिल्कुल अलग सच्चाइयां हमारे सामने होती हैं। एक तरफ वहाँ का रोमांचक वैभव है, रेशम, अफगान लैपिस लजूली, चांदी के सिक्के और पवित्र आत्मिक ग्रंथ। पर ठीक उसके विपरीत उन मजदूरों की दर्दनाक हकीकत थी। उनकी तारकोल से जली हुई खाल, फ्रॉस्टबाइट से गलते हुए अंग, सांस फूलने की बीमारी और उस बर्फ में दबी हुई आखिरी सांसें, जिनका आज किसी हिस्ट्री बुक में कोई नाम तक नहीं है। आइए अब आखिरी हिस्से पर बढ़ते हैं। हिस्सा 5, इकोज ऑफ द याक बेल। इस दर्दनाक अतीत से बाहर निकलकर अब हम ये देखते हैं कि उस कॉलोनियल और सामंती दौर के खत्म होने के बाद आज के इस आधुनिक दौर में इस सिल्क रूट का क्या बचा है। अगर हम इस वक्त के बदलाव पर थोड़ा ध्यान दें तो इन पहाड़ों की आवाज़ें पूरी तरह बदल चुकी हैं। प्राचीन काल में जहां ऊन और नमक ले जाते यैक्स के गले की पीतल की घंटियां शांत हवाओं में बजती थी, ब्रिटिश राज आते ही वहां बारूद ढोते बंधुआ मजदूरों की कराहें और चांदी के सिक्कों की खनक सुनाई देने लगी। और आज के मॉडर्न डे में आज उन्हीं रास्तों पर आर्मी ट्रक्स और जीप्स की दहाड़ और टूरिस्ट्स की गाड़ियों का लाउड म्यूजिक गूंजता है। पहाड़ वही हैं, बस कारवां बदल गया है। पर हमारे आगे का रास्ता कैसा होना चाहिए? एक बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है कि हम उस अंधेरे अतीत से सीखें। हमें एक ऐसी सस्टेनेबल दुनिया बनानी होगी जहां ऑर्किड्स और बड़ी इलायची जैसे हॉर्टिकल्चर आइटम्स का व्यापार हो, स्पिरिचुअल और कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा मिले, हाइड्रो पावर पर समझौते हों और सबसे बड़ा, सबसे अहम पॉइंट, बिना किसी शोषण के एक ऐसी मजदूरी व्यवस्था जहां हर इंसान को बराबरी और सम्मान मिले। बिना सम्मान और डिग्निफाइड लेबर के कोई भी विकास सही मायनों में विकास नहीं है। इस पूरे विश्लेषण को मैं इसे एक विचार के साथ पूरा करना चाहूंगा। ईस्टर्न हिमालयन सिल्क रूट की पूरी कहानी का सम्मान करने का मतलब है अपने एक हाथ में प्रार्थना के झंडे को थामना और दूसरे हाथ में उस मजदूर की बोझ उठाने वाली पट्टी को। मठों में गूंजते हुए पवित्र मंत्रों के साथ साथ उस कालोभारी कुली की उस चीख को भी सुनना। सच्चे इतिहास की समझ तभी आती है जब हम वहाँ की आध्यात्मिक खूबसूरती और इंसानी पीड़ा दोनों को स्वीकार करते हैं। तो अंत में आज अपने आप से ये सवाल कीजिए, हमारी इस इंटरकनेक्टेड मॉडर्न दुनिया के पुलों को थामे रखने के लिए ऐसे कौन से अनदेखे अदृश्य बोझ हैं जो शायद आज भी कोई उठा रहा है? सोच कर देखिएगा। कलोभारी सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं, आज के इस बदलते दौर के लिए एक आईना भी है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।